अच्छा, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम हर दिन पौधों को देखते हैं, लेकिन आज हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। जासूस की तरह। हाँ, हमारे सामने दो संदिग्ध हैं, एक चने का पौधा और एक मक्के का पौधा। अब देखिए, बाहर से तो वे बस पौधे लगते हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी दुनिया वो एकदम अलग है। और मुझे लगता है यही आज की हमारी जांच का विषय है। बिल्कुल, हमारा मिशन है कि माइक्रोस्कोप के नीचे जाकर उन सुरागों को खोजें जो बताते हैं कि ये दोनों इतने अलग क्यों हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एनसीईआरटी के अध्याय 6 पर आधारित हैं और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब एक तरह से फोरेंसिक गाइड का काम करेंगे। हम पुष्पी पादपों की शारीर यानी फूलों वाले पौधों की अंदरूनी बनावट की पड़ताल करने वाले हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो पौधे की बाहरी बनावट होती है। सही। आज हम शारीर यानी एनाटॉमी पर ध्यान देंगे। मतलब पौधे के अंदर क्या चल रहा है। और ये कोई बेतरतीब बनावट नहीं है। नहीं, ये एक सिस्टम है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलकर अंग। और यही अंदरूनी बनावट हमें बताएगी कि ये पौधे अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए क्या-क्या करते हैं। ठीक है, तो जासूस की दूरबीन मतलब हमारा माइक्रोस्कोप तैयार है। अगर हम पौधे के अंदर जूम इन करें तो सबसे पहले क्या दिखेगा? स्रोत बताते हैं कि 3 मुख्य सिस्टम हैं। इसे किसी शहर की तरह सोचें। शहर की बाहरी दीवारें, अंदर की इमारतें और सड़कें, और पानी बिजली की सप्लाई लाइन। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। तो पहला सिस्टम है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। शहर की बाहरी दीवार? बिल्कुल, पौधे की त्वचा जो उसे बाहरी दुनिया से बचाती है। तो दूसरा सिस्टम शहर की इमारतें और बाकी कंस्ट्रक्शन होगा? सही पकड़ा, वो है भरण ऊतक तंत्र यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये पौधे का ज्यादातर हिस्सा बनाता है, उसे मजबूती और आकार देता है। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, सप्लाई लाइन। हाँ, संवहन ऊतक तंत्र वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये पौधे की पाइपलाइन है जो पानी और भोजन को हर हिस्से तक पहुंचाती है। चलिए एक एक करके इन सिस्टम्स की जांच करते हैं। शुरुआत करते हैं बाहरी दीवार से। बाह्य त्वचीय तंत्र, ये सिर्फ एक पतली सी परत तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पतली सी परत नहीं है। इसका सिस्टम काफी क्या कहते हैं स्मार्ट है। सबसे बाहरी लेयर है बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, जो कसकर जुड़ी हुई कोशिकाओं की एक दीवार है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इसके ऊपर एक और परत होती है। अच्छा, एक और परत? किस लिए? ये है क्यूटिकल। इसे आप पौधे का रेनकोट समझ सकते हैं। रेनकोट? हाँ, ये एक मोमी परत है जो पौधे को वाटरप्रूफ बनाती है, ताकि सूरज की गर्मी उसका सारा पानी भाप बनाकर उड़ा ना दे। जाहिर है ये रेनकोट जड़ों में तो नहीं होगा, क्योंकि जड़ों का काम तो पानी सोखना है, उसे रोकना नहीं। बिल्कुल सही सोचा, यही तो अनुकूलन है। अब इसी त्वचा पर छोटे-छोटे दरवाजे भी होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। हाँ, ये तो सुना है, गैसों के आने जाने के लिए। जी, और वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए। और हमारे स्रोतों में इन दरवाजों के गार्ड्स के बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है, इनके आकार में भी फर्क होता है। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विकास छोटी-छोटी चीजों पर काम करता है। द्विबीजपत्री पौधों में, जैसे हमारे चने के पौधे में, रंध्र को घेरने वाली रक्षक कोशिकाएं सेम के आकार की होती हैं। सेम के आकार की? ठीक है। लेकिन एक बीजपत्री जैसे मक्के में वे डंबल के आकार की होती हैं। सेम और डंबल जैसा? ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है। क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। डंबल के आकार की कोशिकाएं ज्यादा कुशलता से खुलती और बंद होती हैं। ये घास जैसे पौधों के लिए फायदेमंद है, जो अक्सर खुले हवादार वातावरण में रहते हैं जहां पानी का नुकसान ज्यादा हो सकता है। अच्छा। तो ये उन्हें गैस एक्सचेंज पर बेहतर नियंत्रण देता है। तो ये सिर्फ एक आकार का अंतर नहीं है, ये एक तरह का विकासवादी अपग्रेड है। कमाल है। और तने पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, त्वचारोम या ट्राइकोम्स, उनका क्या काम है? वो भी पानी बचाने में मदद करते हैं। वो हवा के बहाव को धीमा कर देते हैं, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। तो आप देख सकते हैं ये बाहरी परत सिर्फ एक कवर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एडवांस डिफेंस और मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो हमने शहर की बाहरी दीवार और उसके गेट्स को समझ लिया। अब अंदर चलते हैं, जहां इमारतें और सड़कें हैं,
यानी भरण ऊतक, ये पौधे का मतलब असली मांस और हड्डी है। ये किस चीज से बना है? इसे आप पौधे की वर्किंग क्लास कोशिकाएं कह सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, हर एक का अपना काम है। कुछ है पैरेन्काइमा जो भोजन स्टोर करने जैसे सामान्य काम करती हैं। गोदामों की तरह? हाँ, एक तरह से शहर के गोदाम। ठीक है, यानी स्टोरेज डिपार्टमेंट। और बाकी दो? फिर आती हैं कोलेनकाइमा। ये पौधे को लचीलापन देती है, जैसे एक जवान टहनी को बिना टूटे झुकने की ताकत। ये शहर के फ्लेक्सिबल सपोर्ट बीम्स हैं। अच्छा। और आखिर में है स्क्लेरेनकाइमा जो पत्थर की तरह मजबूत होती है और पौधे को कठोर सहारा देती है, जैसे नारियल का छिलका। ये शहर की कंक्रीट की दीवारें हो गईं। बिल्कुल। गोदाम, लचीले बीम और कंक्रीट की दीवारें, ये समझने में बहुत आसान हो गया। तो ये तीनों मिलकर पौधे के अलग-अलग हिस्से बनाते हैं? हाँ, ये सब मिलकर पौधे के अलग-अलग हिस्से बनाते हैं, जैसे बाहरी परत के ठीक नीचे कवलकुट या एकदम केंद्र में मौजूद मज्जा। लेकिन पत्तियों में इसी भरण ऊतक का एक बहुत ही खास काम है। क्या काम है? वहां इसे पर्णमध्योतक कहते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट से भरा होता है। ये पौधे का 16 पावर प्लांट है जहां प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। तो हमने पौधे की बाहरी त्वचा और उसके अंदर के भराव को समझ लिया, लेकिन ये सब बिना सप्लाई लाइन के काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। किसी शहर की तरह इसे भी पानी और भोजन की पाइपलाइन चाहिए। यहीं पर संवहन ऊतक तंत्र आता है ना? बिल्कुल। ये पौधे का सर्क्युलेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके 2 मुख्य पाइप हैं, जाइलम जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर खींचता है, और फ्लोएम जो पत्तियों में बने भोजन को पूरे पौधे में बांटता है। एकदम सही। और स्रोत बताते हैं कि इन पाइप्स के बंडल भी अलग-अलग तरह के होते हैं, खुले और बंद बंडल। इसका क्या मतलब हुआ? क्या एक बंडल सच में खुला होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। खुला का मतलब है कि उसमें विकास की गुंजाइश है। विकास की गुंजाइश? जी, जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम की एक परत होती है, जिसे आप एक तरह की स्टेम सेल परत समझ सकते हैं। यह लगातार नई कोशिकाएं बनाती रहती है, जिससे तना समय के साथ मोटा होता जाता है। अच्छा, तो खुला मतलब विकास के लिए खुला, और बंद का मतलब है कि विकास का दरवाजा बंद हो चुका है, तना और मोटा नहीं होगा। एकदम सही। बंद बंडलों में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए उनमें द्वितीयक वृद्धि या मोटाई नहीं बढ़ती। ये एक बीजपत्री पौधों में आम है, जैसे हमारे मक्के के पौधे में। और चने के पौधे में खुले बंडल होंगे? जी, क्योंकि वो द्विबीजपत्री हैं और इनकी व्यवस्था भी अलग-अलग होती है। जड़ों में ये अरिये रेडियल तरीके से होते हैं, मतलब एक के बाद एक अलग-अलग रेडियस पर, जबकि तने और पत्तियों में ये संयुक्त होते हैं, यानी एक ही रेडियस पर साथ-साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। हमने तीनों मुख्य सिस्टम्स को समझ लिया है। अब असली जासूसी का काम शुरू होता है। देखते हैं कि ये सब जड़, तने और पत्ती में कैसे फिट होते हैं और हमारे 2 संदिग्धों चना और मक्का में क्या अंतर बताते हैं। चलिए जड़ों से शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। अगर हम द्विबीजपत्री मूल यानी चने की जड़ को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें केंद्र में 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के बंडल मिलेंगे। डायाच टू टेट्राच स्थिति कहते हैं इसे। बड़ा व्यवस्थित डिजाइन है। हाँ, बहुत कॉम्पैक्ट। और एक खास बात है अंतस त्वचा में मौजूद कैस्पेरियन पट्टियां। ये क्या करती हैं? ये एक तरह के गेटकीपर हैं क्या? बिल्कुल, ये सुबेरिन नाम के वाटरप्रूफ पदार्थ से बनी होती हैं और ये पक्का करती हैं कि पानी कोशिकाओं के बीच से यूं ही ना चला जाए, बल्कि कोशिका के अंदर से होकर गुजरे। अच्छा, इससे पौधा कंट्रोल कर पाता है कि अंदर क्या जा रहा है। यानी पानी की पूरी चेकिंग होती है। अब मक्के की जड़ यानी एक बीजपत्री मूल में क्या कहानी है? यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। मक्के की जड़ में 6 से ज्यादा संवहन बंडल होते हैं, जिसे पॉलीआर्च स्थिति कहते हैं। 6 से ज्यादा? जी, ये ज्यादा फैला हुआ सिस्टम है और इसके केंद्र में मज्जा बड़ी और अच्छी तरह से विकसित होती है, जबकि चने की जड़ में ये बहुत छोटी या होती ही नहीं है। और इसका कोई कारण? हाँ, ये अंतर पौधे की जरूरत से जुड़ा है। फिब्रस रूट्स वाले मोनोकॉट्स को पानी सोखने के लिए ज्यादा वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने जड़ों में देख लिया कि एक कैसी चने के पौधे की पाइपलाइन व्यवस्थित है और मक्के की फैली हुई। अब ये पानी और खनिज तने से ऊपर जाएगा, तो क्या हमें तने में भी ऐसे ही सुराग मिलेंगे? यकीनन। द्विबीजपत्री तने की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके संवहन बंडल एक खूबसूरत छल्ले
या वलय मतलब रिंग में व्यवस्थित होते हैं। एक रिंग में? हाँ, ये डिजाइन तने को बहुत मजबूती देता है। और जैसा हमने बात की, ये बंडल खुले होते हैं, यानी इनमें कैम्बियम होता है जिससे तना मोटा हो सकता है। और मक्के का तना, क्या वहां भी रिंग मिलेगी? नहीं, और यही सबसे बड़ा अंतर है। एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल किसी रिंग में नहीं होते, बल्कि भरण ऊतक में बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए? ये तो काफी अव्यवस्थित लगता है। एक रिंग में होना ज्यादा मजबूत और कुशल नहीं होगा? मुझे तो ये एक डिजाइन की खामी लगती है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये एक अलग तरह की रणनीति है। बिखरने से तने में लचीलापन आता है। लचीलापन? हाँ, सोचिए, तेज हवा में एक घास या मक्के का पौधा कैसे झुकता है बिना टूटे। अगर उसमें लकड़ी जैसी एक कठोर रिंग होती तो वो टूट जाता। ये अव्यवस्था ही इसकी ताकत है। ये डिजाइन की खामी नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक शानदार तरीका है। वाह, तो जो हमें कमी लग रही थी वो असल में खूबी है। ये तो एक बेहतरीन इंसाइट है। और इनके बंडल बंद होते हैं, मतलब ये ज्यादा मोटे नहीं होते। सही। और एक और बात, एक बीजपत्री तनों में अक्सर जल युक्त गुहिकाएं भी होती हैं। ये अंतर इतने साफ हैं कि माइक्रोस्कोप में देखकर कोई भी बता सकता है कि तना चने का है या मक्के का। केस दिलचस्प होता जा रहा है। अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, पत्तियां, पौधे की रसोई। यहाँ क्या सबूत मिलेंगे? द्विबीजपत्री पत्ती जैसे चने की पत्ती की ऊपरी और निचली सतह अलग अलग होती हैं। ज्यादातर रंध्र निचली सतह पर होते हैं ताकि सूरज की सीधी गर्मी से पानी का नुकसान कम से कम हो। इसका पर्ण मध्योतक भी 2 हिस्सों में बटा होता है। ऊपर की तरफ खंभ पैरेन्काइमा, जहां कोशिकाएं खंभों की तरह खड़ी होती हैं और ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और नीचे की तरफ स्पंजी पैरेन्काइमा, जहां कोशिकाओं के बीच हवा के लिए काफी जगह होती है। एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट फैक्ट्री जैसा डिजाइन। और मक्के की पत्ती? एक बीजपत्री पत्ती की दोनों सतहें लगभग एक जैसी होती हैं और रंध्र भी दोनों तरफ बराबर होते हैं। इसका पर्णमध्योतक बटा हुआ नहीं होता, लेकिन यहाँ एक कमाल का अनुकूलन है। क्या है वो? इनमें कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आवर्ध त्वक कोशिकाएं या बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये बड़ी और खाली होती हैं। जब पौधे में पानी की कमी होती है तो ये कोशिकाएं शिथिल होकर सिकुड़ जाती हैं, जिससे पत्ती अंदर की ओर मुड़ जाती है। पत्ती खुद को रोल कर लेती है? क्यों? ताकि सतह का क्षेत्रफल कम हो जाए और पानी का वाष्पीकरण घट जाए। ये एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा। और जैसे ही पानी मिलता है, ये कोशिकाएं फिर से स्फीत हो जाती हैं और पत्ती को वापस खोल देती हैं। ये तो कमाल का मैकेनिज्म है। ऐसा लगता है जैसे पौधा सोच समझकर फैसला ले रहा हो कि अब खुद को बचाना है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि पौधे सिर्फ निष्क्रिय जीव नहीं हैं, वे अपने वातावरण पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी आंतरिक संरचना उन्हें ऐसा करने के लिए शानदार उपकरण देती है। तो हमारी जासूसी पूरी हुई। हमने पौधों की आंतरिक संरचना की एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने देखा कि कैसे 3 बुनियादी ऊतक तंत्र जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग अलग रणनीतियां अपनाते हैं और कैसे चने और मक्के के पौधे की अंदरूनी कहानी बिल्कुल अलग है। निष्कर्ष में ये बिल्कुल साफ है कि हर एक संरचना का एक खास मकसद है। रिंग में व्यवस्थित बंडल मजबूती के लिए है, तो बिखरे हुए बंडल लचीलेपन के लिए। सही। सेम के आकार की रक्षक कोशिकाएं एक तरह का काम करती हैं, तो डंबल के आकार के दूसरे तरह का। शरीर का अध्ययन हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि पौधे कैसे काम करते हैं, बल्कि ये भी कि वे जिंदा रहने की जंग कैसे लड़ते हैं। हर संरचना के पीछे एक विकास की कहानी है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि शरीर हमें अनुकूलन को समझने में मदद करता है। तो इस पर विचार करें। अगर हम किसी पौधे की आंतरिक संरचना को देखें, जैसे किसी रेगिस्तानी पौधे की मोटी क्यूटिकल या किसी जलीय पौधे में बड़े बड़े वायु स्थान, तो क्या हम उसकी पूरी जीवन कहानी पढ़ सकते हैं? एक दिलचस्प सवाल है। क्या हम बता सकते हैं कि उसने अपने माहौल में क्या संघर्ष किए और कैसे सफलता पाई? ये संरचनाएं सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये जीवित इतिहास की किताबें हैं जो हमें बताती हैं कि जीवन किसी भी परिस्थिति में कैसे अपना रास्ता खोज लेता है।